Okay. So we were talking about index number. तो इंडेक्स नंबर में अभी तक हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस किया है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला बेटर है, कौन सा फॉर्मूला बेटर है, उसको हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। जैसे आईपीएल में हमें चेक करना होता है कौन सी टीम बेटर है, किसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मैचेस होते हैं। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूले की टेस्टिंग के लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। सो देयर आर 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। 4 टेस्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो टेस्ट जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बिकम द बेस्ट फॉर्मूला, राइट। जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, वो बन जाएगा आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला। तो ये 4 टेस्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है आपका यूनिट टेस्ट, देन कम्स टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड देन सर्कुलर टेस्ट। तो इतनी वैरायटी के आपके पास टेस्ट होते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इनमें से कौन कौन से फॉर्मूलेज इन टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं और इनकी कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहला जो आपका टेस्ट है, दैट इज नोन एज यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट, इस टेस्ट का मतलब क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। द टेस्ट रिक्वायर्स दैट फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, it should be independent of unit in which prices and quantities are quoted। इसका क्या मतलब है, अगर हम यूनिट को चेंज कर दें तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ग्राम से किलोग्राम हो गया, किलोग्राम से टन हो गया। अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो आपका इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन इसको सेटिस्फाई करता है, एक फॉर्मूला को छोड़ दें तो बाकी सारे फॉर्मूलेज इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो कौन नहीं करता, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के बाकी सारे फॉर्मूलेज इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड, सेकंड इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट की क्या कंडीशन है, इसके अंदर हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था P01 एंड P10। तो यहाँ पे यूज होगा P10 का। तो ये कहता है अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, P01 एंड P10, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए कितना, 1। द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 1। तो P01 इज इक्वल टू 1 अपॉन P10, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। So this test provide that formula for calculating index number should be such that the two ratios, ये जो दोनों रेशियोज हमने लिखे हैं, कौन कौन से, करंट ऑन बेस एंड बेस ऑन करंट। एक बार करंट ईयर ऊपर रहेगा तो दूसरी बार बेस ईयर ऊपर रहेगा। तो ये दो तरह के अलग अलग यहाँ पे टेस्ट होंगे, एंड इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। तो इस कंडीशन को कितने लोग सेटिस्फाई करते हैं, तो 4 नाम है यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। सबसे पहला है फिशर, फिशर इसको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट कौन है, सेकंड वन इज मार्शल एड्जवर्थ। मार्शल एंड एड्जवर्थ भी इसको सेटिस्फाई करता है। थर्ड नेम है वॉल्श। अब वॉल्श का फॉर्मूला वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ एक नाम हमें ध्यान रखना है कि वॉल्श का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। एंड देन फोर्थ वन इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये चारों नेम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज फिशर, सेकंड इज मार्शल एड्जवर्थ, थर्ड वन इज वॉल्श एंड फोर्थ वन इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये हुआ आपका टेस्ट नंबर 2। थर्ड टेस्ट को हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, इफ यू मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स देन द रिजल्ट विल बी वैल्यू इंडेक्स। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वैल्यू इंडेक्स मिलेगा। वैल्यू इंडेक्स का मतलब है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। दिस इज द वैल्यू इंडेक्स। सो V01 इज इक्वल टू P01 मल्टीप्लाई बाय Q01। तो कौन इसको सेटिस्फाई करता है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फिशर का जो फॉर्मूला है वो इसको सेटिस्फाई करता है। ओके,
देन द फोर्थ टेस्ट है आपका सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या करता है? So it is concerned with the measurement of price changes over a period of year when it is desirable to shift the base. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे टाइम पीरियड है, जैसे 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और वापस हम लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे? 0 पे। So if we find the index number in this way, like P01, फिर निकला आपका P12, फिर P23 एंड लास्ट में हम वापस कहाँ आ गए? 300 पे। तो जहां से स्टार्ट किया वापस हमने वहीं पे खत्म कर दिया। एंड इनका अगर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं एंड द रिजल्ट इज 1, दैट मींस सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो आपका सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। दिस इज द सिंपल कंडीशन। तो मैंने यहाँ 3 तक एग्जांपल लिया है, ये 2 तक भी हो सकता है, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, एनीथिंग, बट 0 से स्टार्ट होके वापस 0 पे खत्म हो जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? द फर्स्ट वन इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। सेकंड, वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। एंड तीसरा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो ये तीनों मेथड्स इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब ना तो लास्पेयर, पाशे, फिशर, मार्शल, ये कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ऑलराइट, तो चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं यहां से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के टाइप्स होते हैं 4। फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है? फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इन विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। मतलब अगर हम यूनिट को चेंज कर दें तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़ के बाकी सारे मेथड इसको सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंड था टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसकी कंडीशन P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर, मार्शल-एजबर्ग, वॉल्श एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। थर्ड था आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है कि प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। एंड कौन सेटिस्फाई करता है? वन एंड ओनली, दैट इज फिशर। फोर्थ फॉर्मूला है आपका कौन सा? सर्कुलर टेस्ट। एंड सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है? वन इज सिंपल। कौन सा सिंपल? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। सेकंड है आपका वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स एंड थर्ड हो गया आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो अब आपको ये बताना है कि इन सारे फॉर्मूलेज में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? एनीवन? ऐसा फॉर्मूला जो सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बताओ। फिशर। कौन सा? फिशर सर्कुलर। फिशर पक्का? क्या फिशर सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या उसमें नाम लिखा है? No. नो सर। नो, नहीं लिखा है। राइट, सिंपल एग्रीगेटिव का मतलब सारे को तो कोई सेटिस्फाई करता ही नहीं। मतलब फुल मार्क्स तो किसी के नहीं है, 4 आउट ऑफ 4 तो किसी के भी नहीं है। अब आते हैं 3 के ऊपर। तो ऐसे कितने फॉर्मूलेज हैं जो 3 टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं? So now there is one and only formula which is known as Fisher. तो फिशर फैक्टर रिवर्सल को करता है, टाइम रिवर्सल को करता है एंड यूनिट टेस्ट को करता है। तो इसलिए फिशर सबसे ज्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। दैट इज व्हाई फिशर इज नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फिशर की। अब इस पे बेस कुछ एमसीक्यू पे आते हैं। अब आपको रैपिड फायर राउंड में आंसर करने हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 45 आ जाए नोट्स के ऊपर। द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड टू। कौन सेटिस्फाई नहीं करता है? Option C. ऑप्शन सी, लास्ट पर पास। ऑप्शन सी लेट्स गो। 46 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। गलत बताना है आपको, कौन सा फॉल्स है?
फर्स्ट कह रहा है So बेस B, क्वांटिटीज आर टेकन Option B. लास्ट पेयर, ठीक है। last pair is geometry. सेकंड था फिशर आइडियल इंडेक्स इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शियल। GI. नो, इट इज ज्योमेट्रिक मीन, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 47 सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेट बाय, कौन सेटिस्फाई नहीं करता है? Option C. Option C. ऑप्शन नंबर C. C। 48 which is false statement? फॉल्स ढूंढना है हमको। तो आइडिया? ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने कहा सी के अंदर हम लास्ट पेयर के अंदर हम क्या करते हैं, एवरेज को वेट लेते हैं, जबकि लास्ट पेयर में बेस पेयर को वेट लिया जाता है। 49 नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी? Option D. 4। ऑप्शन डी 4। 50 टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय? Option A. Fishers. ऑप्शन ए। डी सर। 51 फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई करता है? Both. Option C. Yes, option number C, both unit test and the reversal test. 52 the simple aggregative formula and weighted aggregative with fixed weights, ये दोनों किसको? Circular. Circular. सर्कुलर। सर्कुलर। 53 Fisher's ideal formula does not satisfy? Circular Option test. B. सर्कुलर। B, circular test, इसको satisfy नहीं करता है। Both. 54 which of the following statement is false? Option C. C, false ढूंढना है। None of these. None of these, क्योंकि A, B and C सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आपको जाना पड़ेगा D पे, none of these। यस सर। 55 weighted geometric mean of relative formula satisfied dash test, इसको satisfy करता है? सर फैक्टर। So time reversal. Time फैक्टर। reversal. Time reversal test। 56 dash is extension of time reversal test, कौन extension है? Factor reversal test. Factor reversal. No, देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट उसका So कंडीशन both. क्या था? Circular also. P01 into P10 should be equal to 1, 0 से शुरू 0 पे खत्म। और कौन होता है 0 पे शुरू 0 पे खत्म? सर्कुलर Circular टेस्ट। test. सर्कुलर टेस्ट। पर तो यहाँ पे टाइम रिवर्सल में तो 0 and 1 बस दो ही होते हैं, लेकिन सर्कुलर में इससे ज्यादा हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड फिर 0, तो इस तरह से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो सर्कुलर टेस्ट। 57 dash satisfy circular test? Option B. B या A? Option A. Option A, simple geometric sorry. mean of price relative and weighted aggregative with fixed weights. 58 Fisher's formula satisfy dash using quantity index? क्वांटिटी इंडेक्स को यूज करते हुए फिशर किसको सेटिस्फाई करता है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बिकॉज कंडीशन क्या थी? P01 Factor reversal test. Q01 is equal to 1, तो इसमें क्वांटिटी इंडेक्स का यूज हो रहा है, तो इसलिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है दैट इज बेस शिफ्टिंग एंड बेस स्प्लाइसिंग। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है।
तो बेस शिफ्टिंग का मतलब क्या है? जब हमारा बेस ईयर पुराना हो जाता है और हमें उसको नए पे शिफ्ट करना है, तो फिर हम ये बेस शिफ्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। अब इसको करना कैसे होता है, तो उसके लिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जैसे ईयर आपको दे रखा है, ईयर 2012, 13, 14 एंड 2015। इंडेक्स नंबर कितना है? 100, 120, 150 एंड 210। ये आपको दे रखा है ईयर एंड इंडेक्स नंबर। एट प्रेजेंट अभी हमारा बेस ईयर कौन सा है? 12, 12। 12, और क्योंकि जिसका इंडेक्स नंबर 100 है वो आपका बेस ईयर है, तो ऑफ कोर्स बेस ईयर इज 12। क्वेश्चन ने क्या बोला? शिफ्ट द बेस फ्रॉम 12 टू 14। तो 14 को हमें क्या बनाना है? न्यू बेस ईयर। 14 इज योर न्यू बेस ईयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड ये कैलकुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू 2014। तो इसका मतलब 2014 का इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? 100, 100, क्योंकि अब ये हमारा बेस ईयर है तो इसका इंडेक्स नंबर तो 100। अब बाकी सबका कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे उनका ओरिजिनल नंबर। जैसे 2012 का ओरिजिनल क्या था? 100, डिवाइडेड बाय जिस पे शिफ्ट करना है उसका इंडेक्स नंबर क्या था? 150, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स इट। तो 66.67. 66.67 ये आ गया 2012 का। वैसे सेम टू सेम 2013 ओरिजिनल इंडेक्स अपॉन जिस पे शिफ्ट करना है 150 80, मल्टीप्लाई बाय 100, 80। 80. एंड लास्ट 2015 का भी निकाल लेते हैं, 210 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 140, 140. 140। 140. Okay, so this is your final answer. अब देखो ये सेम क्वेश्चन कितना आसान लगा हमें, बट जब ऐसा ही क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है तो हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। तो फिर सेम क्वेश्चन हमसे सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं है, प्रॉब्लम इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में है ना। तो 65 एक बार समझ के देखो, पढ़ के देखो क्या इसको कर पा रहे हो कि नहीं। द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2001 एंड 2002 to the base 2000 are 320 and 400 respectively. The price index for 2001 based on 2002 is dash. अब ये क्वेश्चन 2000 was the first base year. हाँ बताओ क्या कह रहे हो? 2000 was the first base year and it was shifted to base year 2002. From 2000 it was shifted to 2002. You have to find the 2000 index. Means 2001 upon 2002 into 100. अब इसको सॉल्व करके बताओ, आंसर निकाल के बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए इसका। पूरा आपको सिंप्लीफाई करना है एंड कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर। Sir, 80. 80 एक आंसर आ चुका है, 80। दैट्स ग्रेट। चले 80, sir. 80 दो तीन आंसर आ चुके हैं, 80। चलो बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट आंसर आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ईयर 2000, फिर ईयर आपने लिखा 2001 एंड ईयर 2002। अब जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो एक बार मैं लैंग्वेज को समझा रहा हूँ, पूरा टेबल के साथ में समझ लेना। इस क्वेश्चन में जितने भी ईयर्स थे मैंने सबको एक सीक्वेंस में लिख दिया। ओके, नाउ
320 क्या दिया है? तो 320 दिया है इंडेक्स नंबर। कौन से ईयर का इंडेक्स नंबर है? 2001, 2001, 2001 का। एंड 400 है 2002 का। फिर क्वेश्चन में बोला 2000 आपका बेस ईयर है, तो उसके इंडेक्स नंबर में क्या लिखेंगे? 100। तो फिर आगे क्वेश्चन में बोला द प्राइस इंडेक्स फॉर 2001 निकालना है। निकाल लेंगे 2001 का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेस्ड ऑन 2002, तो 2002 हमारा बेस ईयर है, तो इसका इंडेक्स नंबर हमने लिख लिया 100। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2001 का कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। तो क्या करोगे? ओरिजिनल इंडेक्स 320 जिस पे शिफ्ट करना है 400 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 80। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आप 66 वाला भी कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला इंडेक्स नंबर ऑफ 2006 निकालना है, टेकिंग 2004 एज द बेस। फोर को बेस मानते हुए 128, 128, so 160 अपॉन 125 इंटू 100। सर सर मेरा गलत आ रहा है। कितना आ रहा है? चेक कर लो एक बार। ये आ रहा है 128। हाँ सर आ गया। yes sir 120 चलो ये हो गया आपका बेस शिफ्टिंग। दूसरा आता है बेस स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि स्प्लाइसिंग में हमें आप दो सीरीज गिवन रहेगी, सीरीज ए एंड सीरीज बी। हमें क्या करना है? दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कंटिन्यूस सीरीज फॉर्म करनी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेस स्प्लाइसिंग। तो merging of two different series into a one series into one continuous series of index number, that is known as base splicing. So इसको समझते हैं with question number 67. Year 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। फिर आता है आपका इंडेक्स नंबर का सीरीज ए एंड इंडेक्स नंबर का सीरीज बी। सीरीज ए एंड सीरीज बी दोनों में आपको इंडेक्स नंबर दे रखे हैं 100, 120, 140, 180, 200। देन नेक्स्ट के लिए आपको दे रखा है इधर 100, 140, 160, 240 एंड 290। ये सारे फिगर्स इधर मिसिंग है एंड इधर ऊपर की तरफ सारे मिसिंग। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम सीरीज ए को कंप्लीट कर लें या सीरीज बी को कंप्लीट कर लें, तभी क्या होगा? एक पूरी कंटिन्यू सीरीज बन पाएगी। तो अगर हम सीरीज ए को कंटिन्यू करते हैं तो हमें इसके आगे वाले सारे फिगर्स निकालने हैं। सो इट इज नोन एज फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। तो हमें यहाँ पे सारे आगे वाले फिगर्स निकालने हैं। सो इट इज नोन एज फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। जबकि सीरीज बी के अंदर हमें सारे पीछे वाले फिगर्स निकालने हैं। सो इट इज नोन एज बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, ये दो चीजें हो गई।
अब क्वेश्चन आपको बता देगा आपको क्या करना है एक्चुअली में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब करना कैसे है, तो करने के लिए फॉर्मूला अगर आप पढ़ने जाओगे तो बड़ा टिपिकल सा फॉर्मूला लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगा सीधा सा एक शॉर्टकट, कि यहाँ पे एक ईयर ऐसा होगा जहां पे आपको दो इंडेक्स नंबर गिवन होंगे, सीरीज ए में भी होगा और सीरीज बी के अंदर भी होगा। तो ऐसा कौन सा ईयर है? 2005. 2005. 2005, जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहां से आप क्या करोगे, एक रेशियो निकालो। रेशियो में एक वैल्यू न्यूमरेटर में, दूसरी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या रखेंगे, 100, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू आपकी 100 होगी ऑलवेज, ये फिक्स है। तो न्यूमरेटर में ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका 200। तो व्हाट इज द रेशियो? 2। रेशियो आपका आ चुका है 2। अगर आपको अगर आपको फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करना है, आगे वाले सारे फिगर्स निकालने हैं, तो इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। जो आपका रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 2, 280। 280. 160 into 2, 320। 320. फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 480. 480। एंड लास्ट 580. 580. 580। दैट्स इट। आ गया आपका आंसर। कितना इजी है। सिमिलरली अगर आपको बैकवर्ड स्लाइसिंग करना है, सीरीज बी को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे हम? Divide by 2. सिंपल जो है वो लिख देंगे। तो इस सेम रेशियो को मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर लेंगे। सो ऊपर वाली वैल्यूज में डिवाइड बाय 2 कर लो। तो 100 अपॉन 2 50, 9. 120 अपॉन 2 60, 140 अपॉन 2 70, 180 अपॉन 2 90। 90. बस इतना सा। अंडरस्टूड? सर मतलब बस रेशियो निकालना है इसमें, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अब लग रहा है ना इंडेक्स नंबर तो कुछ है ही नहीं। क्या था इस चैप्टर में, कुछ भी तो नहीं। यही फॉर्मूला इसमें टफ लग रहा था, क्या कह रहे हो? यही पहले टफ लग रहा था इसमें। बस यही होता है स्प्लाइसिंग में। अगर मैं आपको उसका फॉर्मूला दिखाऊं तो आपको लगेगा अच्छा ये क्या लिखा है। सर बुक में फॉर्मूला से सॉल्व किया है ना इन्होंने, समझ में। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका, देखो फॉर्मूला। ये आपका फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। अब इसमें लिखा मिलेगा आपको न्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। अब आप इसको रटोगे, समझोगे, भूल जाओ। बैकवर्ड में एक न्यूमरेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकालो, दैट्स इट। चलो इसी पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज इंडेक्स नंबर ऑफ 2005 टेकिंग 1995 एज द बेस? तो आपको इस 2005 वाले फिगर को कैलकुलेट करना है, यहाँ जो फिगर है ये फाइंड आउट करना है। तो पहले आप क्या निकालोगे, रेशियो। रेशियो कितना आएगा? 1.5। 1.5. अब ये फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग या बैकवर्ड, 300. कॉमन ईयर के बाद फॉरवर्ड. में निकालना है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, 300. तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5. आंसर इज 300। तो ये हो गया आपका सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 68। 69 लैंग्वेज में है, बट ट्राई करोगे तो हो जाएगा। 2010 इंडेक्स with base 2005 is 200 and 2005 index with base 2000 is 150. Find the index number of 2010 on the base 2000. So जब भी लैंग्वेज कंफ्यूज करती है आपको उसको लिख लेना है। पहले ईयर को अरेंज कर लो, 2000, 2005 एंड 2010। अब उसमें लिख लो डेटा।
2010 का इंडेक्स नंबर 200 है एंड 2005 इज द बेस। फिर आपको क्वेश्चन में बोला 2000 अगर बेस है तो 2005 का इंडेक्स नंबर कितना है 150। तो कैलकुलेट क्या करना है, 2010 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द ईयर 2000। तो आपकी टेबल बन चुकी है। नाउ यू कैन सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। 300. 300, दैट्स परफेक्ट। तो 150 अपॉन 100 This is आ गया आपका 66.67. रेशियो 1.5 into 200। फाइनल आंसर इज 300। तो क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69 एग्जैक्टली सेम था, सिर्फ एक डिफरेंस था। 68 में टेबल बना के दिए है, 69 में आपको टेबल फॉर्म करनी थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस। सर नहीं आया सर ये। ठीक है, सर समझ Yes, नहीं sir. आया ये वाला। क्या कह रहे हो, सर समझ नहीं आया 60 आने वाला। क्या चीज समझ नहीं आया। हाँ, ये 300 की वैल्यू कैसे आई? तो आपको 2010 का निकालना है, ये कॉमन ईयर दे रखा है, तो कॉमन ईयर से पहले यस रेशियो निकालो। रेशियो में 100 ऑलवेज कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, तो रेशियो इज 1.5। अब क्या करना है, इस कॉमन ईयर के बाद वाला फिगर निकालना है, दैट इज फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। तो 200 मल्टीप्लाई बाय द रेशियो, तो 200 into 1.5, 300 is the answer. ठीक है ठीक, चलो। okay. Next is question number 70. Find index number of 2009 with base 2005. 2005 को बेस मानते हुए 1512. 1512। तो पहले आपने रेशियो निकाला, रेशियो कितना आया 4.2। नाउ 360 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इज 1512। परफेक्ट। 71 भी निकाल लो, फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ 2009। 2009 का 52.38. yes 52.38। so 220 divided by 4.2 is 52.38। तो हाँ ये जी। सारी चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग ऑफ वेजेस कह सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसमें 20-25 मिनट लगेंगे। अभी आपके पास टाइमर बचा है 3 मिनट्स इस मीटिंग का, ऑटोमेटिक फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मीटिंग ये इसको यहीं पे क्लोज करके एंड 10 मिनट के बाद वापस रिज्वाइन होते हैं। तो अभी हुआ है आपका 9 हो जाएगा अभी आपका, तो वापस 9:20 पे रिज्वाइन हो जाना ऑन द सेम लिंक। 9:20 पे तो सेम लिंक क्यों है? सेम लिंक इसी के ऊपर, ओके। ठीक है। और अभी हम कर लेंगे sir. डिफ्लेटिंग, आपका चैप्टर फिनिश। Yes, sir. सो डिफ्लेटिंग और ऑल्सो नोन एज द रियल वेजेस या रियल इनकम। तो ये अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक फॉर्मूला समझ लेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। रियल वेजेस इज इक्वल टू वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। wages upon price index number multiply by 100। So based on this question number 72 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एंड क्वेश्चन सेज year wages in rupees and then index number, find out the real wages। real wages आपको कैलकुलेट करना है। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला,
2011 के अंदर 65 अपॉन 100 into 100, you get 65. फिर 2012 में 70 अपॉन 110 into 100, 63.6. 63.6. 63.64. Then 75 upon 120 into 100, 62.5. 62.5. 62.5. And at last 80 upon 130 into 100. 61.53. 61.53. तो ये हो गया आपका रियल वेजेस, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। बट अभी तक हमें पूरा समझ में नहीं आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं, या उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पर्सन की सैलरी दे रखी है 20,000 रुपीज इन द ईयर 2020, एंड देन 2024 के अंदर उस पर्सन की सैलरी हो गई कितना, 30,000। ये है उस पर्सन की वेजेस, साथ में आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है। अब हमें ही बताना है कि इस पर्सन की जो वेजेस है वो 2020 से 24 में चेंज हुई है। 20,000 थी पहले, अभी 30,000 हो गई है। तो इस पर्सन को कितना फायदा हुआ, कैसे पता लगाएंगे? अगर आपसे पूछा जाए इस पर्सन को कितना गेन हुआ है, तो क्या आंसर करेंगे? सर गेन नहीं हुआ यहाँ पे तो। कितना? लाइडर पे 100 रुपए के तो 200 हो गया और 20,000 के 30,000 ही हुआ है, तो आई थिंक लॉस है। लॉस है। ये सर गेन कहाँ से हुआ है यहाँ पे? ओके, जयराम क्योंकि से 100 रुपए के सामान के 200 रुपए हो गया है और 20,000 रुपए इसका सैलरी था और करेंटली 30,000 ही है। तो देखो, तो तो बेसिकली सैलरी भी 10,000 से कम बढ़ी और प्राइस हाँ। इंडेक्स भी 100 से बढ़ा, तो इक्वल हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिखने में हमें क्या दिख रहा है, धोखा दिख रहा है। क्या कि आपकी वेजेस पहले थी 20,000, अभी होगी 30,000। एम्प्लॉयर तो क्या बोलेगा, मैंने तुम्हारी सैलरी 10,000 बढ़ा दी है पिछले 4 सालों में। तो लेकिन एम्प्लॉय यस जब सर। कैलकुलेट करने बैठेगा तो उसको पता लगेगा कि उसको एक्चुअल में कितना फायदा या नुकसान हुआ है। तो जब एक्चुअलिटी की बात आती है तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं रियल वेजेस। तो रियल वेजेस टेक इनटू कंसिडरेशन द इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो एम्प्लॉयर नहीं देता है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है हमारी वेजेस कितनी बढ़ी और महंगाई कितनी बढ़ी। अगर वेजेस बढ़ी 10%, महंगाई बढ़ गई 20%, तो हमें फायदा नहीं, हमें नुकसान हुआ है। सेम चीज यहाँ पे है, वेजेस तो कितनी बढ़ी है, 50% बढ़ी है, बट अगर आप इंडेक्स नंबर देखो, इंडेक्स नंबर डबल हो चुका है, 100%। दैट मीन्स हमारे फायदा नहीं है और नुकसान है, बट कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। बैकग्राउंड तो वेजेस आवाज आ रही अपॉन इंडेक्स नंबर इनटू 100, तो 20,000 अपॉन 100 इंटू 100, रियल वेजेस आएगा आपका 20,000। 2024 का रियल वेजेस कितना है, 15,000। 30,000। पहले के कंपैरिजन में हमारा 15,000। रिड्यूस हो चुका है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, ना कि फायदा। ठीक है, ये समझ आया? सर हम सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? एक बार और बताइए ना इसको। सर यहाँ पे इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं सैलरी में। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा कि बैकग्राउंड वॉइस। एक पर्सन की सैलरी दी है और इंडेक्स नंबर दे दिया, तो सैलरी देखने में तो क्या लग रहा है, 10,000 रुपए से बढ़ी है, इतना फायदा हुआ है हमें। लेकिन जब हमने प्राइस इंडेक्स नंबर को भी कंसिडर किया तो हमने क्या निकाला, रियल वेजेस। रियल वेजेस कैसे निकाला, वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो 2020 का रियल वेजेस है कितना, 20,000, जबकि 2024 का रियल वेजेस आता है कितना, 15,000। तो रियल वेजेस पहले से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो रियल वेजेस कम होना, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए का लॉस हुआ।
10,000 का लॉस हुआ ना सर, Got it. 40,000 होता क्या कह रहे हो? सर, 40,000 होता तो 10,000 का लॉस हुआ ना, 15,000 ये 40,000 ना सर होना चाहिए, तो 10,000 का लॉस हुआ ना। लॉस तो आपका 5,000 है ना, बिकॉज रियल वेजेस पहले थी 20,000, अभी रियल वेजेस कितनी होगी 15,000। तो कितना चेंज आया है रियल वेजेस में? तो इट इज -5,000, तो 5,000 का आपका लॉस हो गया। जैसे ऐसे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 73 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2017 was 313 with 2000 as the base year। तो एक तो है आपका ईयर 2000 बेस ईयर है, तो इसका इंडेक्स नंबर 100। सेकंड इज 2017, इसका 313। देन एवरेज मंथली वेजेस इन 2017, 2017 की वेजेस गिवन है, क्या फाइंड करना है? रियल वेजेस ऑफ 2017। तो वेजेस अपॉन इंडेक्स नंबर इनटू 100, 51.1. 51.12 51.12। सर, सिर्फ आपको इतना ही पूछा था, रियल वेजेस निकालनी है, तो ये आंसर आ चुका है 51.1। 74 ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स gives up from 100 to 110 to 200। तो इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है यहां से यहां तक। सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज, सैलरी भी बढ़ी है। कितनी हुई है? पहले थी 330, अभी कितनी हो गई 500। तो ये बताना है रियल टर्म्स में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर की सैलरी 330, Loss by 50. 500। आगे आंसर 50 रुपीज Loss का by लॉस। 50. ये लॉस ऑप्शन 50। तो इंडेक्स नंबर हमने लिखा, अब रियल वेजेस रियल सैलरी निकालते हैं। तो 330 अपॉन 110, 300 300. नेक्स्ट वाली 250। एक डाउट था सर। 250. तो तो लॉस लॉस 50 का है। सर रियल वेजेस के फॉर्मूले में जो नीचे लिखा रहता है कि प्राइस इंडेक्स, तो उसकी जगह सीएलआई भी आ सकता है सर। CLI आपका प्राइस इंडेक्स नंबर ही तो है यस। ना? तो वही आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अलग अलग नाम लिखा मिलेगा, कहीं पे CLI, कहीं पे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कहीं ओनली इंडेक्स नंबर, कुछ भी कहते हैं, बात तो वही इंडेक्स नंबर। ये तो गया 74। अब 75 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, फिर मैं समझाता हूँ क्या करें। पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। विद बेस ईयर 2010, तो मैंने ईयर लिखा 2010 और इंडेक्स नंबर लिखूंगा कितना? 100। 100. एंड CLI इन 2015, तो 2015 लिखा, इसको कितना है? 250। 250. ओके। X was getting a monthly salary of ₹500, तो सैलरी मिल रहा है उसको 500 इन 2010, तो सैलरी 500 लिख दिया। एंड 750 in 2015। In 2015 to maintain his standard of living,
15 में क्या करना है, उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है एज इन 2010, जैसा कि 2010 में था। तो x शुड रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस, तो x को और कितना 500 पैसा मिलना चाहिए 2015 में? 200 सर, 200 500 सर। एक आंसर आ चुका है 200, 200, मतलब ऑप्शन नंबर यस सर। डी। 500 दूसरा 500 आंसर है 500। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सॉल्व कैसे करेंगे। पहला स्टेप है कि आप रियल सैलरी कैलकुलेट कर लो 2010 की, कितनी आएगी रियल सैलरी? 500। 500 टू सेम 500 500। अब क्वेश्चन एक बात बोली थी कि 2015 में उसको 2010 के जैसा स्टैंडर्ड रखना है, इसका मतलब 10 वाला स्टैंडर्ड 15 में रखना है, तो 10 की जो रियल सैलरी है वो 2015 में रहनी चाहिए। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, 2015 की रियल सैलरी आ चुकी है, 2015 की रियल सैलरी अब हमारे 500। पास आ चुकी है। अप्लाई कर लेते हैं, रियल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी अपॉन इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला। तो रियल सैलरी में इस बार रखेंगे 500, 500 सैलरी अपॉन 500 250 इंटू 50 100। तो यहां से क्या पता लगा कि सैलरी कितनी होनी चाहिए? 1250 1250 सैलरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसको कितना पैसा मिला है? 750 750 मिला है, तो और कितना मिलना चाहिए? 5 मिला। 500 500 और उसको हाँ देना हाँ सर। पड़ेगा। सो 500 therefore answer will be option number B, 500. So X should receive additional amount of rupees 500. Okay. फिर एक बार फिर से बता दो। देखो सबसे पहला हमने क्या किया, डेटा लिखा 2010 का एंड 2015 का। सबसे मेन जो लाइन थी क्वेश्चन की कि 2015 में 2010 के जैसा स्टैंडर्ड रखना है, तो सेम स्टैंडर्ड रखना है, उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे कि सेम रियल सैलरी होनी चाहिए। तो जो रियल सैलरी 2010 की है वही की वही रियल सैलरी 2015 में भी हम लिख देंगे, और वो हमने ऐसा कर दिया। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, रियल सैलरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें से क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर 500 रुपए की रियल सैलरी चाहिए तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? तुम्हें पता लगा कि 1250 रुपए सैलरी होनी चाहिए, बट अभी तक मिला कितना है? अभी तक उसको मिला 750 रुपए ही है, तो और कितना मिलना चाहिए? 500 रुपए और मिलना चाहिए। एक और ऐसा क्वेश्चन ट्राई करो, 76, ये पूरा आपको अपना आप ट्राई करना है। इन 2010, सर हाँ सर ये वाले मेरे को समझ लीजिए इसमें, तो 500 इक्वल टू 5/250 इंटू 100, ये 5 कहाँ से है? ये एस है, सैलरी इससे एस। ओके तो सर, सर ठीक है। आपने 2010 में 500 डिवाइड बाय 100 किया तो कहाँ आया वैसे उसमें? हाँ, 500 अपॉन 100 इंटू 100, रियल सैलरी का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था ना, यहाँ पे आपका 500 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये आपका 500 आया। फिर ये सेम टू सेम 500 यहाँ पे आपको कॉपी करना है। ओके, एक दो और प्रैक्टिस करो। 76 इन 2010 2000 द नेट इनकम ऑफ द एम्प्लॉय वाज रुपीज 8000। तो आपने लिखा 2010 इनकम 8000। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर था आपका 160। इट राइजेस टू 200 इन 2014। ठीक है, इंडेक्स नंबर लिख लिया। Now, if he has to be rightly compensated, find the additional DA to be paid to the employee. तो उसको एडिशनल कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब सेम मीनिंग है, चाहे वो सेम स्टैंडर्ड का बोले या एडिशनल डीए पे करने का बोले, बात एक ही है। अब देखो 2014 सैलरी अलग से कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे, इट इज सेम, दैट इज 8000। यस आरु, आप कुछ कह रहे थे? So it's 2000. 2000, ओके, आंसर आ चुका है। yes sir 2000
तो देखो यहाँ पे हमने लिखा इनकम, इनकम दोनों ईयर में कितना लिखा हमने 8000 एंड इंडेक्स नंबर कितना लिखा 160 एंड देन 200। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका सेम जो हमने ऊपर 75 में किया है, सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, रियल इनकम। रियल इनकम कैसा आएगी, 8000 अपॉन 160 इंटू 100, हाउ मच, 5000 5000। अब सेम आपको मेंटेन रखनी है, तो 2014 के 10,000 कितना 5000। 10,000 आप क्या करोगे, रियल इनकम का फॉर्मूला लगाओगे। रियल इनकम में लिखा 5000 इज इक्वल टू इनकम अपॉन इंडेक्स नंबर 200 इंटू 200 100। तो इनकम कितनी होनी चाहिए, यहां से हमें पता लग गया, इनकम शुड बी 10,000। 10,000 रुपए की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। बट अभी तक कितना पैसा मिला है, 8000। 8,000 तो बैलेंस 8,000 कितना चाहिए, 2000 रुपीज। 2,000 तो ये आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये है। यस सर। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका। दूसरा शॉर्टकट क्या है कि हमने कहा पहले इंडेक्स नंबर 160 था, अभी कितना हो चुका है 200। तो जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। तो सीधा क्या करोगे, प्रपोर्शनेट वाला मेथड लगा दो। 8000 क्रॉस 80,000 का कब है, जब 160 इंडेक्स नंबर है। तो जब 200 इंडेक्स नंबर होगा तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, सिंपल प्रपोर्शनेट मेथड। आ गया 10,000 रुपए डायरेक्टली। अब इसमें से अब 8000 Yes, sir. लेस कर दूं तो 2000 वही आ जाएगा आपका, इतना एडिशनल अमाउंट आना चाहिए। अच्छा, इससे भी शॉर्ट चाहिए तो एक और तरीका है हमारे पास। सर वो सिंपल इसमें 40% निकाल देंगे। 8000 ये 160 को डिनोट कर रहा है। अब कितना चेंज हुआ है इंडेक्स नंबर में, ओनली 40 पॉइंट्स का चेंज हुआ है, तो उतना ही पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 40 कर लो, डायरेक्ट आंसर आपका 2000 आ जाएगा। दैट्स इट। कितना तो अच्छा है सर क्लास को। ये क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका हमारा ऑलवेज काम आएगा। वो हमारा एक बेसिक तरीका है, इसलिए हमने उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन उसके बाद आगे वाले आपके शॉर्टकट तरीके भी हैं। अब 78 करके देखें। Suppose a business executive was earning rupees 7,500 in the base period. What should be his earning in the current period if his standard of living is to remain the same? तो अगर सेम स्टैंडर्ड रखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इस बार आपको इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, बट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ डेटा गिवन है। तो क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर कैसा आएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इससे आपका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। सो 3900 अपॉन 20। आंसर बी। सो 195 इज योर इंडेक्स नंबर। अब क्या निकालना है, कितनी अर्निंग होनी चाहिए टू कीप द सेम। 14625 यस, 14625। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 7500। ये कब है, जब इंडेक्स नंबर 100 है। तो 195 होगा तो कितना होगा, तो जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। Then 79. Cost of living index number are also used to find real wages by the process of। तो इस मेथड का नाम क्या है, deflating of wages. डिफ्लेटिंग Deflating ऑफ of wages. वेजेस। 80 ये इकोनॉमिक्स के Sir, अंदर answer, हाँ बोलो। sir, 78 का आंसर 2437.5 आता है। 78 का हाँ, कैसे, when we calculated. लाइक आपने कैसे सॉल्व किया है। कैलकुलेशन मिस्टेक है।
मैंने 7,500 divided by 600. 600? ये 6 नहीं 100 Oh, 100 है। actually, I made a mixture. ये only 100 Okay. 100 because base period है ना, so हाँ. base period का index number it is 100. Okay. Okay. Then question number 80, ये सेम क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में भी बन जाता है, इस स्टैट्स में भी बनता है. परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है? इट इज Option A. Equal to price. या इक्वल. Option A. ऑप्शन ए, Equal to इट price इज द Equal to price रेसिप्रोकल index ऑफ of B. प्राइस इंडेक्स नंबर. जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो मनी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी. और सेम हमने कहाँ पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, मनी डिमांड, जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है, सेम पॉइंट हमने वहां भी डिस्कस किया है. देन इस पे बेस्ड एक छोटा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन. इफ प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 2017 इज 120, ये आपका इंडेक्स नंबर गिवन है. प्राइस इंडेक्स for the year 2007 is 90. Then find the purchasing power of money of 2007 based on 2017. ये है आपका based on 2017. तो purchasing power क्या होता है? 0.75. रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस 0.7 इंडेक्स नंबर. 0.75. 2007 का इंडेक्स नंबर कहाँ लिखोगे? अपॉन में लिखोगे, बिकॉज ये उसका रेसिप्रोकल है. तो 7 का इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आएगा, जिसके साथ कंपेयर करना है उसका इंडेक्स नंबर न्यूमरेटर में आएगा. सो 120 अपॉन 90. 1.33. 1.33. 1.33. Yes, ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है इंडेक्स नंबर. तो इंडेक्स नंबर के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और इसमें जो इन बिटवीन आपके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं वो आप आज कंप्लीट ट्राई कर सकते हो. एंड मैंने ग्रुप में इसका पूरा सोल्यूशन लिंक भी शेयर कर दिया है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर चैलेंज भी आता है तो आप इमीडिएटली उसको देख के सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, सर एक तो क्वेश्चन का लगता है आंसर गलत है. क्या कह रहे हो? सर एक दो क्वेश्चन का सर आंसर डिफर कर रहा है. किसका आंसर डिफर कर रहा है? एक सेकंड सर. कौन सा क्वेश्चन 12 है? नंबर सर. 12 नंबर. आपकी वॉल्यूम बहुत धीरे आ रही है. 12. 12 sir. ओके, 27 also sir. क्वेश्चन नंबर 12. ओके, तो 12th के अंदर क्या था इसमें? फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव यूजिंग अरिथमेटिक मीन फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर. तो रिलेटिव मेथड आपको यूज लेना था. तो पहले आप क्या निकालोगे? इसमें आर कैलकुलेट करेंगे सबके लिए. तो बेस प्राइस इज P0, करंट प्राइस इज P1, एंड देन आपको आर कैलकुलेट करना है. 12, 30, 25 and 8. P1 is 18, 30, 35 and then 10. अब आपको क्या करना है? पहले R कैलकुलेट करना है. R कैसा आएगा? 18 अपॉन 12 इंटू 100. P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 150. 150. नेक्स्ट इज 100. फिर नेक्स्ट 35 अपॉन 25 इंटू 100. 140. And then 10 upon 8 into 100. 125. 125. Now, according to this formula, क्या होगा? P01 equal to sigma R upon N. तो R का टोटल 128. 515 515 divided by 4. divided by 4. C. Option number 128.75. C. Option C. C. Option 128.7. सर यही आया था सर. आंसर में 1 है. ए है सर. अच्छा, आंसर की में ए दिया हुआ है. यस सर. तो 12th का आपका करेक्ट आंसर सी है. आंसर 28. और कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 27 सर. 27. ओके, 27 में है फिशर्स इंडेक्स इज 160, पार्शियस इंडेक्स इज 140 एंड लास्टर इंडेक्स फाइंड करना है.
तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फिशर इज इक्वल टू रूट ऑफ लास्ट पेयर इनटू पार्शियल। तो फिशर में आपने लिखा 160 इक्वल टू रूट ऑफ L into 140, squaring both the sides, तो 160 into 160 upon 140, तो L कितना ऑप्शन आएगा? सी C ऑप्शन। यस सर। आंसर की में सिर्फ बी है। ओके, सर पर कभी कभी हम ऑप्शन लगा के भी ट्राई कर सकते हैं ना, अगर फॉर्म में हाँ वन बिल्कुल, फोर्टी ऑप्शन से इंटू भी वन ट्राई कर फोर्टी सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 28 कैसे बनेगा सर बिना ऑप्शन के? 28, हाँ 28 आपको ऑप्शन से जाओगे बेटर रहेगा, अदरवाइज इक्वेशंस फॉर्म होगी एंड इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत लेंथी पड़ेगा। बहुत लेंथी जा रहा था सर, सॉल्व भी नहीं हो रहा था। 154 ऑप्शन विदाउट आंसर इक्वेशन वो बहुत लेंथी जाएगा, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लेंथी जाएगा, ऑप्शन से करोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में 50% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं, एंड इवन कई बार उससे ज्यादा भी। तो इसलिए ज्यादा हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन को स्किप करना है, उसकी प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा स्कोरिंग होगा। चलो तो ये फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, कौन सा नेक्स्ट मैथ्स में स्टार्ट करना है, तो कौन सा? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर ले। यस सर। तो नेक्स्ट हम लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद इक्वेशन या एपीजीपी ले लें पहले। वही। एपीजीपी भी स्कोरिंग चैप्टर और अच्छा वेटेज है। फिर उसके बाद हम चाहें तो इक्वेशंस और ये सब, मतलब एक एक नंबर दो दो नंबर के हैं, इक्वेशन, रेशियोज, इंडिसेस, तो उसमें ज्यादा नहीं, मेन ये दोनों ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड एपीजीपी। तो पहले हम प्रायोरिटी पे इन दोनों को ले लें। तो अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल मॉर्निंग में, एंड मॉर्निंग के अंदर आपका पहले 8 o'clock रख लेंगे इकोनॉमिक्स एंड 8:45 मैथ्स। तो कल मॉर्निंग एंड देन वापस इवनिंग में भी अराउंड 8:30 के आसपास वापस सेम पैटर्न रख लेंगे। ओके, तो शाम को भी इको एंड मैथ्स दोनों रख लेंगे। ओके, तो आज क्या करना है आपको, इंडेक्स नंबर की वापस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है पूरा, ताकि कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करें तो इंडेक्स नंबर आपका क्लोज रहेगा। और फिर इस नेक्स्ट वीक के अंदर हम कुछ टेस्ट भी रख लेंगे, तो एक टेस्ट आपका इंडेक्स नंबर का ही हो जाएगा, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी कुछ मिक्स टेस्ट सर रख। पूरा स्टैट्स मिक्स एक बार टेस्ट। हाँ, पूरा Full स्टैट्स stats का का। भी रख लेंगे टेस्ट, मिक्स क्वेश्चंस, क्योंकि स्टैट्स आपका पूरा हो चुका है, तो एक बार स्टैट्स का रख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज आप लोग रिवाइज करो, कल मॉर्निंग में मिलते हैं वापस 8 o'clock। बाय सर। ओके बाय।